सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। हिमाचल प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा शिमला के गेयटी सम्मेलन कक्ष में गजलकार सुमित राज के गजल संग्रह घर बनाऊं की फिर किताब लिखूं का लोकार्पण समारोह, मुशायरा तथा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब, हिमाचल के विभिन्न नगरों, हरियाणा, चंडीगढ़ के विभिन्न साहित्यकारों, गजलकारों, कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार सुरेश सेठ थे। मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव पेश कंवर थे। विशिष्ट अतिथियों में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव प्रोफेसर सुखदेव सिंह सिरसा, पंजाब प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष सुरजीत सिंह जज, मुख्य वक्ता श्रीयुत श्रीनिवास जोशी, प्रखर कवि व आलोचक आत्मरंजन, समीक्षक व साहित्यकार श्री के.आर. भारती, मनमोहन सिंह, रोशन जसवाल, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और कुलदीप शर्मा थे। हरियाणा से आए देश के जाने माने गजलकार, समकालीन उर्दू साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, हरियाणा साहित्य व संस्कृति अकादमी के उर्दू विभाग में सचिव डॉक्टर जितेंद्र परवाज, साहित्यकार दिनेश शर्मा, सुश्री विद्यानिधि छाबड़ा भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। अतिथियों को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया गया। हिमाचल प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ ने सभी अतिथियों, साहित्यकारों का स्वागत किया। पुस्तक लोकार्पण सत्र में गजलकार सुमित राज की पुस्तक पर लगभग 8 साहित्यकारों ने पुस्तक और गजलों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। श्री एस.एन. जोशी ने कहा, बड़ा अजब सा नाम है किताब का, घर बनाऊं कि फिर किताब लिखूं। और भी ज्यादा अजब हो जाता है जब हम सब लोगों को पता है कि सुमित ने घर भी बनाया और ये पहली किताब भी निकाली। कवर पर ध्यान दिया गया है जिसमें एक बनता हुआ घर दिखाया गया है। शीर्षक के तले लिखा गया है गजलें, नज़्में, गीत। गजल मोतियों की तरह होती है, हर शेर अपने में पूरा होता है तो भी भावों के एक धागे में पिरोया लगता है। नज्म दूसरी तरफ मान लो कि टेलीविजन में चलता एक दिखावा जैसा है जिसका हर वाक्या सिलसिलेवार देखा जाता है, तभी समझ में आता है। बहुत अच्छा। शलभ ने तमहीद में लिखा है, शलभ विनोद प्रकाश गुप्ता, जिसने गजल पर बहुत काम किया है और अपनी गजल को सुधारा भी है। वो कहते हैं, शलभ ने तमहीद में लिखा है, अगर गजलें एक संग्रह में होती और नज़्में दूसरे में तो मुझे अधिक सार्थक लगता। मुसन्निफ मतलब ऑथर, मुसन्निफ ने अपनी सहूलियत के मुताबिक पहले 95 सफ़े गजलों को दिए और 99 सफ़े से गीत से शुरू किया है। सुमित राज की ये किताब 88 गजलें, 34 गीत और नज़्में तथा कम कतायत, कता कई लोग कई इसको किता कहते हैं। किता का मतलब होता है एक टुकड़ा जो कि कहीं न कहीं कही जाती है, वही बनावट और आकार और मुख्तलिफ शेर लिए हुए है। एक कथा मैं आपको पेश कर रहा हूं जो मैंने इनकी किताब से दिया है। तुझे समझा रहा था मैं मगर तुझे समझा रहा था मैं मगर तू नहीं समझा। ये कैसा इश्क है जिसको कभी मैंने नहीं समझा। ये कैसा इश्क है जिसको मैंने कभी नहीं समझा। तेरी नादानियां कहने को बेहद खूबसूरत हैं, मगर इस बात को बेशक सनम तूने नहीं समझा। नोशन प्रेस प्लेटफॉर्म के साथ लेखक ने वादा किया है कि मौजू के बारे में कोई मसला उठा
या कोई गलती रह गई तो जिम्मेवारी उसकी होगी। सुमित राज खुद इसके पब्लिशर हैं, कीमत है 300 रुपए। किताब अपने वालिद श्री तिलक राज वशिष्ठ उर्फ तलत इरफानी के नजर की गई है। तलत इरफानी नाम उर्दू के उम्दा शायर शिमला के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चाकर अरमान शाबी से दिया था। मुझे उनका एक शेर जहन में घूम रहा है, मैं हूं बंदर तो मुझे दीजिए जंगल मेरा, मैं हूं बंदर तो दीजिए जंगल मेरा, आदमी हूं तो मदारी से बचाया जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। तलत इरफानी का मतलब होता है काउंटेनेंस ऑफ ए लर्नड मैन। सुमित उनसे बहुत प्यार करते थे। उनकी किताब जो सुमित ने ही निकाली थी, हिमालय की याद में शुक्रिया करते लिखते हैं, वो मेरे पिता थे, मेरे हीरो और मेरे आदर्श भी। कमाल का व्यक्तित्व था उनका, बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत और औरतों का सम्मान, और बस अपने आप में गुम। आज मुझे सुमित को देखकर निदा फाजली की वो नज्म याद आ रही है जो उन्होंने अपने अब्बा की फौत पर लिखी थी। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, जिसने तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। जो खूबसूरत गजलें तलत इरफानी ने कही, उसी किस्म की गजलों को आगे बढ़ा रहा है उनका बेटा। तलत इरफानी की गजल का एक शेर पेश कर रहा हूं। आप कहते हैं तो जी लेता है तलत, आप कहते हैं तो जी लेता है तलत, वरना कौन कमबख्त यहां सांस भी ले पाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुमित राज, जिनका तखल्लुस राज है, अपनी गजल इस दुनिया में हमने आकर देख लिया में कहते हैं, इससे ज्यादा जीकर अब क्या करना है, इससे ज्यादा जीकर अब क्या करना है, जितना चाहा था इतरा कर देख लिया। न जाने दोनों मौत का सौदागर क्यों बने हुए हैं। सुमित लिखते हैं बहुत अच्छा है, सुमित लिखते बहुत अच्छा है, यहाँ हुए हर मुशायरी के आप शान होते हैं। मैं उनकी गजलों के लिए कुछ चुनिंदा शेर पेश कर रहा हूं। शेर जो मुझे बहुत पसंद आया वो है, एक ने ठुकरा दिया दूजे ने अपनाया नहीं, एक ने ठुकरा दिया दूजे ने अपनाया नहीं, राज हम जिंदा हैं इस दुनिया में उर्दू की तरह। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। उर्दू पर एक और शेर याद आ रहा है। खुर्शीद अफसर बिसरानी कहते हैं, उर्दू क्या है, एक कोटे की तवायफ है। अब उर्दू क्या है, एक कोठे की तवायफ है, मजा हर एक लेता है, मोहब्बत कम करते हैं। पर तर्क देने वाले कहते हैं कि भारतेंदु कह गए हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न उर की शूल। हिंदी पढ़ो और लिखो, पर उर्दू की जगह पर नहीं। उर्दू देश की जुबान है और हमारे सीरत के 8वें फर्द पर उर्दू जुबान शामिल है। सुमित की जितनी गजल और नज़में हैं वो सिर्फ हिंदी पढ़ा लिखा इंसान भी समझ सकता है, क्योंकि उर्दू की लिपि इनको खुद भी नहीं आती। इनके एक और शेर का लुत्फ उठाइए। ये मैंने इनकी गजल सदी की शाम है, ये आखिरी, ये क्या कयामत है से उठाया है। अदा शोखी, बुरा कहना, खफा होना, जुदा रहना।
अदा शोखी, बुरा कहना, खफा होना, जुदा रहना, मेरे मौला तेरी दुनिया में इनकी क्या जरूरत। इस शेर को पढ़कर मुझे एलिजाबेथ टेलर की याद हुई, जो हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा थी। 79 वर्ष तक जी, 8 शादियां की, कह गई कि क्या जरूरत है इन लफ्जों की इस दुनिया में। बुढ़े खुड्डे, 62, 70 बहत्तरिये, 80 का फेटा, खिजा के साथी, पतझड़िए, पुराण पुरुष, डायनासोर्स, चरमरिए, कब्र में एक पैर वाले, सठियाए, जर्जर, बुढ़ापे के शिकार वगैरह वगैरह। जियो मस्ती से जियो, सुमित की गजलें पढ़ो और खूब रहो और खुश रहो। मान लो कि उम्र एक नंबर है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या जोड़ा है? इस तरह अनगिनत शेर हैं जिनका हवाला मैं यहाँ दे सकता हूँ, पर अभी अभी सुरेश सेठ ने कहा था कि कम बोलो और उतना ही बोलो जो कि इस महफिल से जुड़ा हुआ हो। मुझे अपना खिताब समय पर पूरा भी करना है। इनकी एक नज्म ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया, खाक होती विरासत शिमला की। ये नज्म 2010 में लिखी, जब चंद वकीलों ने के दबाव में चौड़ा मैदान का कवर करती सड़क गाड़ियों के लिए खोल दी गई। मुसन्निफ कहता है, अपने ही रहबरों से कानून डर गया, अपने ही रहबरों से कानून डर गया, एक हादसा हुआ और एक शहर मर गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। एक और नज्म ने मुसन्निफ को किताबों का ढेर नजर आता है, पढ़नी है, पर दुनियादारी की उलझन ऐसी है कि ये अलग अलग किस्म का पात्र बन जाता है। कैसा कैसा पात्र अदा करना पड़ता है, कैसा कैसा पात्र अदा करना पड़ता है। राम हूं लेकिन सीता को हरना पड़ता है। एक गजल के शेर में सुमित अपने माँ बाप को याद करते हैं। कितने अच्छे से आप अपने माँ बाप का तारुफ करवाते हैं। दिल बड़ा होना ना चाहे, उम्र भर बच्चा रहे, गजल है और शेर है। 2 ही कमरे थे मगर बिस्तर भी था, खाना भी। 2 ही कमरे थे मगर बिस्तर भी था, खाना भी। घर नहीं टूटा था जब तक माँ रही अब्बा रहे, जब तक माँ रही अब्बा रहे। ऐसी अकीदत अपने माँ बाप की नजर करता दिखाता है कि कितना प्यार करता था शायर अपने माँ बाप से। छोटा घर और बड़ा दिल, घर बनाऊं या फिर किताब लिखूं, इनकी पहली गजल है और उसी के मुखड़े को इन्होंने किताब का नाम दिया है। मुझे इस गजल का दूसरा शेर बहुत पसंद आया। उसने मुझको हकीर बोला है। ये पहले भी बोल चुके हैं, आप बोले, आप बोले। उसने मुझको हकीर बोला है। हकीर का मतलब होता है नीच। उसने मुझको नीच बोला है, मुस्कुराऊं कि मैं जवाब मुस्कुराऊं कि मैं जवाब लिखूं। सुमित ने अपनी गजल की पहली लाइन को गजल का उन्वान बनाया है, जो सही है क्योंकि उनकी पहली लाइन में गजल की रूह है। कुछ नज्मों में सुमित ने अलग से नाम दिए हैं। डिक्शनरी मुश्किल उर्दू लफ्जों का आसान मायना में कुछ गलतियां हैं, जैसे मदिरालय के स्थान पर दिरालय लिखा है। नंबर तो है पर उसका मतलब नदारद है। वादा परस्त को बादा परस्त कहा गया है। ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि अगले शाये में इन्हें ठीक कर लिया जाए। खाली है पर भारी है गजल मुझे कुछ हल्की सी लगी, जबकि इनकी 87 गजलों में वजन है। मैं
अक्सर कहा करता हूं कि दुनिया भर में क्रिएटर्स के बूथ हैं, पर क्रिएटिव का नहीं। इसलिए क्रिएट करो, बढ़ते चले जाओ, लेकिन हमारा काम है, हम क्रिटिसाइज करेंगे और एनालाइज भी करेंगे। पर ये कविता मिली जो क्रिटिक की बड़ाई करती है। आलोचक को गुप्त रखिए बिन बताए, गलती कहाँ हो रही है यही वो सिखाए। तेज बुद्धि करे तन मन स्वच्छ हो जाए, हम इस ऐसा कोई जन्म में मिले तो बात बन जाए। सुमित ने एक उम्दा किताब पेश की है, थोड़ी बहुत उर्दू समझने वाला भी इसे पढ़ पाएगा, इसलिए ये आपके शेल्फ में होनी चाहिए। मैं इनके साथ साथ देवेंद्र धर को भी मुबारक कहता हूँ। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। डॉक्टर आत्मरंजन ने पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आस्वाद लेता हूँ, उसके सरोकारों से जुड़ता हूँ। तो आप सब भी और जिस तरह से विभिन्न विधाओं से संवाद करते हैं, तो स्वाभाविक है मैं भी साहित्य की अनेक विधाओं से बहुत आत्मीयता से संवाद करता हूँ, और जिसमें अनेक विधाएं हैं और अनेक विधाओं की उपविधाएं भी हैं। मुख्य रूप से कविता में काम करता हूँ, तो स्वाभाविक है कविता और कविता की जो उपविधाएं हैं उनसे भी संवाद करता हूँ। गजल भी उनमें एक है। तो गजल से जब मैं संवाद करता हूँ तो बहुत सारे सवाल भी मेरे होते हैं, बहुत सारा बहस मुबाहिसा भी मेरा होता है गजल के साथ, और शायद आप सब भी करते होंगे, अलग अलग विधाओं से संवाद करते होंगे। तो गजल से जब मैं संवाद करता हूँ तो कुछ शिकायतें भी रहती है, कुछ उसका प्रशंसक भी बहुत गहनता से रहता हूँ। गजल के पास जब जाता हूँ तो कई दफा मैं गजल से कहता हूँ कि इतना मानवता का, इतनी पीड़ाएं हैं मनुष्यता की, इतनी दुख दर्द पीड़ाएं हैं, और तुम बार बार शम्मा परवाना और साकी मैं खाना के पास क्यों लौट आती हो। मेरे बड़े सहज से सवाल होते हैं गजल से, मुठभेड़ करता हूँ गजल से। तो इस तरह के सवालों के साथ मैं गजल विधा के पास भी पहुंचता हूँ, और जब इस तरह के सवाल मैं गजल से करता हूँ तो विश्व साहित्य के एक बड़े कवि मैं उनको मानता हूँ, और उर्दू के भी बहुत बड़े पोइट हैं गालिब, वो मेरे सामने खड़े होते हैं कुछ जवाबों के साथ, कुछ मुझसे बातचीत करते हुए, और वो कहते हैं कि भाई, और वो मेरे सामने आते हैं और वो ज़ौक़ से सवाल कर रहे होते हैं, उससे बहस कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो मुझसे भी बहस कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि ज़ौक़ से कहते हैं कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इस तरह की वो जवाबों के साथ वो मेरे सामने आते हैं, और तब वो सिर्फ ज़ौक़ से सवाल जवाब नहीं कर रहे होते हैं, गालिब से खुद से, इसमें क्योंकि गालिब को एड्रेस करते हुए वो बात कह रहे हैं, तो वो गालिब से बात नहीं कर रहे होते हैं, ज़ौक़ से बात नहीं कर रहे होते, वो मुझसे भी बात कर रहे होते हो, सुमित से भी बात कर रहे होते हो। यहाँ जो तमाम लोग बैठे हुए हैं उनके सवालों के जवाब भी वो अपने इस एक शेर में दे रहे होते हैं। और जब मैं इस शेर के पास खड़ा होता हूँ तो बहुत सारे जवाब भी मुझे मिलते हैं। तो गालिब जो है इस शेर के माध्यम से भी अपना एक स्टैंड तो बता देते हैं कि भाई, अगर वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है, पोइट्री का स्टैंड भी बता देते हैं, वो साहित्य का स्टैंड भी बता देते हैं कि अगर शाह का मुसाहिब बनना है तो ना गालिब की आबरू है, ना मेरी आबरू है, ना सुमित भाई की आबरू है, ना हम सब की आबरू है। तो पोइट्री का या साहित्य का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो किस मकसद से लिखी जाती है। तो गालिब जवाब के साथ हाजिर होते हैं, और जब गालिब ये जवाब देते हैं, ज़ौक़ को कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, पूरी जमात को कहते हैं,
तो जैसे मैं कह रहा था, वो एक स्टैंड बता देते हैं कि गालिब अगर आज भी याद किए जाते हैं, सुमित भाई के कंटेक्स्ट में भी अगर वो याद किए जा रहे हैं, वर्षों सैकड़ों साल पहले गया हुआ एक बड़ा पोएट, अगर उसको हम बड़ा पोएट मान रहे हैं, मेरा जैसा एक आदमी उसको बहुत आत्मीयता से, बहुत सम्मान से याद कर रहा है, तो उसका कारण यही है कि उसके जो सरोकार है साहित्य के, वो स्पष्ट कर देते हैं। और इन सरोकारों के बूते ही आज तक वो जिंदा है, आज तक कबीर जिंदा है, आज तक तमाम बड़े शायर जिंदा है। अभी जितेंद्र परवेज, मनमोहन सिंह, KR भारती, सुरजीत सिंह सिरसा और सुरेश सेठ ने अपने विचार व्यक्त किए व पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसकी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो सुमित राज की किताब है घर बनाऊं कि फिर किताब लिखूं। इस नाम को लेकर भी बड़ा विरोधाभास कह लीजिए कि लोगों ने अपने अपने ढंग से बात रखी कि घर बनाऊं और किताब लिखूं में दोनों में क्या समानता है। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि घर बसाऊं कि फिर किताब लिखूं या घर बचाऊं कि फिर किताब लिखूं, घर बचाऊं या फिर किताब लिखूं, दोनों ठीक है कि किताब लिखने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, घर बनाने में पैसा खर्च होता है। और घर बचाना और किताब लिखना थोड़े से आस पास आ जाते हैं शब्द, लेकिन खैर जो किताब का लेखक है, शायर है, उसकी अपना विजन है, वो अपने हिसाब से बात करता है, तो हमें इस नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। गजल के मूलता शायर हैं। गजल के बारे में आप जानते हैं कि गजल ने कई दौर देखे हैं। इसने पीरों फकीरों की दरगाहों पर सजदा करके दुआएं भी हासिल की और कोठे पर तवाइफ के कदमों में बजते घुंघरूओं के साथ जुगलबंदी करके वाहवाही भी लूटी। गजल जब दौरे हाजिर पर तक आई तो इसने आम आदमी के आंसू पहुंचने से भी गुरेज नहीं किया। आज की गजल वही गजल है जो सुमित राज लिख रहे हैं। मैं किताब पर मैंने चंद लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं कि आज जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं वह महज गजलों और नज़मों का एक मजमुआ नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के तजुर्बात, एहसासात और मुशाहिदात का सफरनामा है जिसने जिंदगी को दूर से नहीं बल्कि बहुत करीब से देखा है। घर बनाऊं कि फिर किताब लिखूं अपने उन सवालों की आवाज है जो हमारे समाज का आम आदमी रोज अपने भीतर लिए फिरता है। घर बनाऊं कि फिर किताब लिखूं, जिंदगी का कहां हिसाब लिखूं, उसने मुझको हकीर बोला है, मुस्कुराऊं कि मैं जवाब लिखूं। शायर की कल्पनाशीलता देखिए आपकी, वो बात को कहां से उठाता है, कहां लेके जाता है, कितना अपने अंदर गहराई से अध्ययन करता है चीजों का कि किस बात पे चुप रहना है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये जो है मिसरा जी सुमित राज की शायरी पर बिल्कुल सही उतरता है। सुमित राज की शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो किसी बनावटी अदब या मुश्किल लफ्जियात का सहारा नहीं लेती। उनकी जुबान सीधी है मगर असर गहरा है, वो दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। उनकी गजलों में भी मोहब्बत है, इंतजार है, तन्हाई है, मगर साथ ही अपने दौर की सामाजिक बेचैनियां, इंसानी रिश्तों की गिरहें, बदलते हुए वक्त की तलखियां और बेहतर समाज की तमन्ना भी मौजूद है। यह किताब पढ़ते हुए महसूस होता है कि शायर अपने कमरे में बैठकर सिर्फ ख्वाब नहीं बुन रहा, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बारीकी से देख रहा है। कहीं वो इंसान और इंसान के दरमियान बढ़ती दूरियों पर फिक्र करता है, कहीं पहाड़ों, शहरों, बदलते माहौल की चिंता करता है, तो कहीं मोहब्बत और इंसानियत को जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बताता है। इन्हीं का एक शेर है, मैं कहां नगर में भटक गया, मैं कहां नगर में भटक गया, मुझे जंगलों की तलाश थी, कभी बादलों, कभी पर्वतों, कभी बारिशों की तलाश थी। सुमित राज की शायरी में एक खास बात यह भी है कि वो बड़े
बड़े दावे करने के बजाय छोटे छोटे लम्हों में छोटे छोटे लफ्जों से बड़ी बातें कहने का हुनर रखते हैं। उनकी नजर आम आदमी की जिंदगी पर है। वो आदमी उस आदमी पर जो रोजी रोटी, घर, रिश्तों और ख्वाबों के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। यही वजह है कि उनके अशआर पढ़ते हुए पाठक को बार बार अपना अक्स दिखाई देता है। मुझे इस किताब में सबसे ज्यादा जो बात मुतासिर करती है वो है इंसान दोस्ती। यहाँ नफरत की जगह संवाद है, मायूसी की जगह उम्मीद है और शिकायतों के बीच भी एक बेहतर कल का यकीन मौजूद है। शायर अपने पाठकों को सिर्फ दर्द नहीं देता बल्कि दर्द से निकलने की राह भी दिखाता है। इन्हीं के दो शेर हैं, वो बड़े अच्छे मुझे लगे कि जब मैं अपने घर के बाहर आग जलाता हूँ, जब मैं अपने घर के बाहर आग जलाता हूँ, राख मुझे भी होना होगा, राख मुझे भी होना है, खुद को समझाता हूँ। जब मैं अपने घर के बाहर आग जलाता हूँ, राख मुझे भी होना है, खुद को समझाता हूँ। एक यही सच्चाई जीवन की असलियत है, बात इसी को बार बार फिर से दोहराता हूँ। जो हमारी एक परंपरा है, जो सच्चाई है हमारी जिंदगी की, उसे देखिए कितने खूबसूरत लफ्जों में इन्होंने बयान कर दिया है। ये 4 मिसरे एक पूरी जिंदगी का एक कैनवस है हमारी जिंदगी का, कि हमें कहाँ जाना है, आखिर में हमारा होना क्या है। बड़े बड़े हम गुरूर लेके घूमते हैं, ईगो जो हमें जीने नहीं देती, जिसे हम ईगो की वजह से अपना आत्मसम्मान कह के अपनी ईगो को उस पर हावी कर लेते हैं। तो इन 4 मिसरों को पढ़ के आदमी एकदम जमीन पे आ जाता है कि नहीं भाई, कि हमें जमीन के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। बात आगे बढ़ाता हूं कि सुमित राज की तख्लीकी दुनिया में मोहब्बत महज एक जज्बा नहीं बल्कि इंसान को इंसान से जोड़ने वाली ताकत है। वही समाज, सियासत, पर्यावरण और इंसानी मूल्यों पर उनकी निगाह इस बात का सबूत है कि शायर अपने अहद से बेखबर नहीं है। वो अपने दौर के सवालों से मुठभेड़ करता है और उन्हें अदबी शौर के साथ पेश करता है। अदब की दुनिया में किसी भी पहली किताब की अहमियत बहुत होती है। इनकी दूसरी किताबें अंग्रेजी में और दूसरे सब्जेक्ट पर हैं, लेकिन शायरी की मेरे ख्याल में इनकी पहली किताब है। पहली किताब की अहमियत इसलिए अहम होती है क्योंकि वही किसी शायर की पहचान का पहला मुकम्मल दस्तावेज होती है। घर बनाऊं कि फिर किताब लिखूं भी सुमित राज की तख्लीकी शख्सियत का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उनके एहसास, उनके ख्वाब, उनकी फिक्र और उनकी रूह की आहटें साफ सुनी जा सकती हैं। सवालों की सलीब इस तरह पहले तो कभी बुत मैं नहीं, बुत मेरा टूटा न था। आहा, बुत। गालिब ने क्या कहा? धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा क्योंकि मैं बुत प्रस्त था। जनाब, मैं बुत प्रस्त था तभी मैं आईना साफ करने लगा। अरे मैं चेहरे पे धूल साफ कर लेता। एक बाबरा हेरी था, आपके शहर में आ गया। क्यों आया? एक पागलपन है, एक जुनून है, एक बाबरापन है। मंच पर असीम सुरेश शेख जी, राकेश कंवर जी, श्री नवाज जोशी जी, सुमित राज जी, प्रोफेसर सुजीत जज और इस सभागार में सब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देनी चाहता हूँ सुमित राज जी को उनकी पोइट्री के, उनकी गजलों की किताब के लिए। और एक ही मैं आपसे समझ याचना भी करना चाहता हूँ कि मैं हिंदी और अंग्रेजी में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरी कामकाज की भाषा तो अंग्रेजी रही है, तो पढ़ाता मैं सारी उम्र पंजाबी में रहा हूँ, लिखता भी पंजाबी में हूँ, तो मैं ज्यादा सहज तो
पंजाबी में ही बात कर सकता हूँ। मेरी हिंदी भी बहुत ही अच्छी नहीं है और ऐसा भी लगता है कि जो पंजाब वाले जब हिंदी बोलते हैं ना, मुझे ऐसा झूठ बोल रहे हो ऐसा भी लगता है। इस पोइट्री की किताब को मैंने किताब की फॉर्म में नहीं देखा, मैंने ऑनलाइन जो मुझे भेजा गया उसी को मैंने पढ़ा। तो जब मैं इस किताब को देख रहा था, मैं पंजाबी में आ जाता हूँ, मैं देख रहा सी ते मैनू ये महसूस होया कि इस दौर च कविता लिखण की कोई जरूरत है जां की कदे कविता मनुख दा साथ छड्डेगी। ये कुछ सवाल सी साहब। एक बहुत बड़ा सवाल इस किताब के शीर्षक तो मेरे ध्यान च आया कि कवि घर बनाउंदा है कि नहीं बनाउंदा, जां पेन दा ते जीनियस दा कोई सवाल आपस में संबंध हुंदा है। सुमित राज दी इस गजल का एक शेर है, मैं उदू तो अपनी गल शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने शेर है कि तकता हूं मैं, तकता हूं इस जहान को, ऊपर कहीं से मैं इसको कबूलने में से ही शामो शहर गए। मैंने बाबा फरीद चेते आ रहे हैं। बाबा फरीद ने भी यह कहा सीगा कि मैं जाना दुख मुझको दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया कर कर ਇਹ ਵਾਕ। कवि उदों ही बनता आ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਵੀ ਕੋਲੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਵਿਤਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਤਰਾਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਡਮੰਡ ਬੈਲਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਦ ਵੂਂਡ ਐਂਡ ਦਾ ਬੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1936 ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਵੀ ਵੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਆਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿ ਕਵਿਤਾ, ਕਵੀ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਯੋਧਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲੋਕਟੇਟਸ, ਉਹਦੀ ਮਿਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਫਿਲੋਕਟੇਟਸ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਬੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰਾਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲੋਕਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਜੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਉਡਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਸ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਾਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਬੋ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲੋਕਟੇਟਸ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਵੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਲਮ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਰਨਾ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕਵੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁੱਛ ਖਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁੱਛ ਰੀਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਿਲਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਟੇਰੀ ਫਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਾਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਕੈਨਰ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਕੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬ ਬੋਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਲਓ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ सुमित राज जी का कि झांक लेने दो मेरे घर में उन्हें, झांक लेने दो मेरे घर में उन्हें, इन दीवारों में खिड़कियां रख दो। कवि की कविता विच भी बहुत सारे झरोखे हुंदे आ, कवि की कविता दे विच भी बहुत सारियां खिड़कियां हुंदियां आ जिथों असीं कविता च एंटर कर सकते हैं। सवाल यह आ कि कवि अपने आप नूं इनकाउंटर, अपने आप नाल इनकाउंटर कितना करदा आ ਤੇ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ अपना प्रोडक्ट बेचने लई उन्होंने एक बिना रोक टोक के बिना शर्तों वाला बाजार मिल जाए, सौखे वीजे दी शर्तां होण। अज दुनिया सारा कुछ ये चाह रही है कि इहनूं विकास का नाम दिता जा रहा, पर इस सारे विकास ने जिहड़ी खूबसूरती है दुनिया की, जिहड़ी बनसबनता है दुनिया की, दुनिया नूं बनसबने, दुनिया की बनसबनता नूं इह मार रही है सारी चीज। मैं कहना ये चाहना कि अज का जो सरमाएदारां नाल ढंग का विकास आ, ये साडी स्थानकता नूं, ये साडे स्थानक सभ्याचारां नूं, साडीआं स्थानक संस्कृतियां नूं, साडीआं स्थानक भाषावां नूं, ते साडे स्थानक जिहड़े देसी लहजे ने, जिहनूं मैं कहांगा कि जिहड़ी साडीआं देसज परंपरावां ने, अज जदों जिहड़ा हड़ आ, अज जिहड़ा विश्वीकरण दा दौर आ, इस विश्वीकरण दे दौर विच हर तरह दीआं बनसबनतावां नूं खतरा आ, ते मनुख अपनी पहचान गवा के, अपनी सभ्याचारक पछाण गवा के मनुख एक पशु वांग अपना ढिड तां भर सकदा आ, पर मनुख अपने मनुख होण दा उस किस्म दा जिहड़ा गौरव नहीं महसूस कर सकदा। तुसीं देखो कि 1921 च जदों रशिया वाले 3 बाल्टिक स्टेटां नूं धक्के नाल सोवियत यूनियन में शामिल कर रहे सी, उदों लैनिन ने एक लेख लिखिया सीगा कि तुसीं जे रशिया की खूबसूरती कायम रखनी आ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ 1921 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਲਾਈ ਚਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਗ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬੰਦ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, सारी दुनिया च इक्को तरह दी रुचियां वाले कंज्यूमर पैदा हो जाए, क्योंकि सरमाएदार की बचत इसे गल च कि दुनिया के सारे मनुख इक्को तरह के कपड़े पाउण,
ਸਭ ਜੀਨਾ ਪਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ, ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਨਸਬੰਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਬਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਨਸਬੰਤਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਨਸਬੰਤਾ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਥਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਜੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆ? ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀਪਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਾਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਵੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਵੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਰਸਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਆ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਮਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ कि ओदी कविता इस मोर्चे भी पछाण दी। जिसको शायरी की किताब पे बोलना हो और उनसे पहले डॉक्टर जितेंद्र प्रवास बोल जाए। अब इनके सामने तो बोलने की हिम्मत जुटानी पड़ती है बहुत ज्यादा, पर मैंने वो सारी बातें उनको मैं टच नहीं करूंगा जो प्रवास साहब ने कर ली हैं। लेकिन विद्यानंद मैडम ने जो शीर्षक पे कंट्राडिक्शन की बात कही, मैं उसी पे एक तो थोड़ी सी बात कहूंगा कि मैंने भी जब इस किताब का शीर्षक देखा तो मुझे लगा ये क्लास स्ट्रगल की कुछ बात हो रही है शायद, या दो अलग अलग जो क्लासेस हमारे हैं, वर्ग हैं, उनका आपस में कुछ है। तो लेकिन अब सुमित जी ने अपने हिसाब से उसको किया और बड़ा खूबसूरत शीर्षक है, इसके लिए उनको बधाई। इनकी किताब के लिए भी इनको बधाई और इतना बढ़िया लिखने के लिए बधाई और मुझे बुलाने के लिए बधाई। गजलकार सुमित राज ने अपनी पुस्तक लेखन और रचनाधर्मिता पर एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। बड़ा दिक्कत वाला होता है, सब उड़ जाता है दिमाग से। अब इसी का जवाब देता हूं। इस किताब के बारे में मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और नाम लेके करना चाहता हूं। शुक्रिया अदा वैसे आप सभी का कि मेरे एक बार कहने पे आप सभी यहाँ इकट्ठा आए। लेकिन अंग्रेजी में थोड़ी बहुत कहानियां वगैरह लिखता रहा, मुशायरों में जाता था और अपनी नज़म पढ़ता था, अपना कलाम कहता था। तो शिमला में लोगों ने अप्रिशिएट तो किया, मगर एक साहब ऐसे रहे जिन्होंने मुझे इंस्पायर भी किया, बार बार प्रेशराइज भी किया, और वो है जनाब श्रीनिवास जोशी साहब। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि तुम अपनी गजलों की किताब पूरी करो। मैं अक्सर मेरी गजलें जो हैं वो मतलब लिखता तो मैं कॉलेज के जमाने से रहा हूं, और हुआ ये कि बहुत ज्यादा संभाल नहीं पाया, कभी लिखा किसी कागज पे, कहीं इधर उधर रख दिया, बाद में मिल गया तो उसे फिर से संभाल लिया, तो बिखरी हुई संभली रही। एक डायरी में, एक किताब में या एक जगह पे नहीं थी। जब सर ने बार बार बोला तो मुझे लगा ये कर देना चाहिए, और मैंने मेहनत करके इसे इकट्ठा करके और एक मजमूआ शाया कर दिया।
तो सर बहुत शुक्रिया इसके लिए। मेरा कॉलेज के ज़माने से लेके अभी तक का जो जितना भी मसौदा था वो एक किताब में मैं ले आया हूँ। दूसरा शुक्रिया अदा, मैं बिलासपुर गया एक बार एक फंक्शन अटेंड करने, वहाँ मैंने गज़ल पढ़ी और गज़ल सुनने के बाद उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं सीधे मेरे पास आए कि आपकी जब किताब छपेगी तो फंक्शन मैं करूँगा। धर साहब, एक बार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया सर ये फंक्शन के लिए और जिस चीज की नहीं ऐसे मत करिए मना मत करिए। एक और साहब, देखिए गजल जब लिखी जा चुकी होती है ना, शेर कहा जा चुका होता है, तो उसे उसकी जो शिल्प है, उसका जो तकनीक है, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। गजल में बंदिशें भी हैं, आजादी भी है, तो वो जो उसका जो शिल्प है उसे मैंने कभी सीखा नहीं। मेरे पिता बड़े अच्छे शायर थे, मैं उनसे बैठ के कभी पूछता था तो वो कहते थे तू क्या करेगा लिख के, मैं कुछ नहीं कर पाया इसमें, तो तू क्या करेगा। तो उन्होंने मुझे डिस्करेज ही किया हमेशा, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला तो उनका आशीर्वाद रहा मेरे साथ। ये एक विरासत जो मुझे उनसे मिली। तो शिल्प उन्होंने कभी नहीं सिखाया। वो जो बहर जो होती है आवाज की वजह से, आपकी आवाज की वजह से। नहीं, मैंने अपने पिताजी का धन्यवाद नहीं किया इसलिए किया। ये आशीर्वाद उनका नाम आते ही। तो शिल्प की हम जो बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर ये सोचा कि जब ये किताब पूरी हो गई है तो किसी ऐसे शख्स को दिखाया जाए जो इसे कम से कम देख लें एक बार। तो ये शुक्रिया अदा मेरा जाता है रमेश डडवाल साहब को। वो अभी यहाँ पे नहीं है, उनका पिछले दिनों कुछ ऑपरेशन हुआ, उन्हें स्टंट पड़े और वो नहीं आ पाए। मैंने उनको एक बार कहा कि सर ये जरा, वो बैंक से निकले हैं, बैंक से रिटायर हुए हैं, मैथमेटिक्स अच्छा जानते हैं, तो मैंने उनसे गुजारिश की, उन्होंने फटाफट 2-4 दिन के अंदर अंदर चेक करके मुझे किताब वापस की और ये कहा कि इसमें वैसे 90% ठीक है। वो ठीक इसलिए थी क्योंकि बहर जबान पे मेरे चढ़ी हुई है, तो शायद इसलिए ठीक थी, मगर मैं गिन नहीं सकता। उन्होंने गिन के बताया, ये शुक्रिया मैं उनके लिए करना चाहता हूं। दूसरा, विनोद प्रकाश गुप्ता जी, वो हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायरों में नाम उनका शुमार हो चुका है। वो जगह जगह जाते हैं, मुशायरे करते हैं, अपनी संस्था के जरिए भी करते हैं, बाकी संस्थाओं में भी जाते हैं। जहां भी गए, आपको शायद याद होगा, यहाँ भी जब भी वो आते हैं मुशायरों में, वो मेरा जिक्र करते रहे हैं कि सुमित पहला शख्स था जिसने मुझे पोक किया कि सर आप अपनी गजलें थोड़ी ठीक करिए, उसमें उस पर शिल्प डालिए। और उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, देखिए कहाँ पहुंचे। मेरा नाम उन्होंने हर जगह मेंशन किया, अपने लिखने में भी मेंशन किया, अपने बोलने में भी मेंशन किया। गुप्ता साहब, विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये लाइव चल रहा है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका भी करना चाहूंगा। अब 2 लोग और हैं जो यही मौजूद हैं। मैंने जब भी कभी मुशायरे में शिरकत की है, मेरे घर से कभी कोई आया नहीं, ना कोई कजन आया, कोई रिश्तेदार आया, लेकिन इस बार मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया। यहाँ बैठे हैं विश्वजीत, राजेश। विश्वजीत अपनी पत्नी सोनू शर्मा जी के साथ आए हैं और राजेश कुसुम आर्या जी के साथ आए हैं। ये दोनों लोग मेरे कॉलेज के जमाने के फ्रेंड हैं। आप सबको मालूम है, मेरे पिताजी का तबादला जब यहाँ से हो गया था, रोहतक चले गए, तो वहां पे जब मैं जब स्कूल जाने लगा, फिर कॉलेज जाने लगा, ये दोनों तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जहां मुझे जरूरत पड़ी ये हमेशा मेरे साथ रहे। थैंक यू सो मच। कुछ बात मैं किताब पे कहना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। आज तो आपका दिन है। नहीं, भूख तो सभी को लगी है ना। ये आपके टाइम के अनुसार। हाँ, और देखिए, शुरू से एक रूहानी शायर रहा हूं। कुदरत से बड़ी नजदीकी रही है मेरी, कुदरत से मोहब्बत बड़ी रही है, और मोहब्बत में भी शेर कहे हैं, गजलें कही हैं, मगर हर बार कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म आ जाता है बीच में। मेरी एक नज्म थी बहुत पहले जो मैंने लिखी थी, मैं
1990 की बात कर रहा हूँ। एक बार यहाँ पे आया तो जिया सिद्दीकी साहब को सभी जानते हैं, मैं उनसे मिला, उनके पास रहा और उन्हें मैंने वो नज्म दिखाई तो मुझे कहने लगा बेटा नज्म अच्छी है, मैं इसे छपवा दूंगा। वो पहली नज्म थी जो गिरिराज हिमप्रस्थ में छपी। तो उसके मैं 4 लाइनें पढ़ूंगा कि फजाओं को मैं ओढ़ना चाहता हूं, फजाओं को मैं ओढ़ना चाहता हूं, हवाओं के संग घूमना चाहता हूं, मैं काली घटाओं को बाहों में भर के मैं बादल के लब चूमना चाहता हूं। ये नज्म इस किताब में है, आप पढ़ लीजिएगा किताब जब आपके पास आएगी। मोहब्बत की बात कर रहा था, इसकी शायरी की बात कर रहा था, तो एक नज्म है मेरी तालीम में मोहब्बत। वो जब आई तो उसमें मैंने कहा कि मुझे हासिल हुई तालीम मोहब्बत पहाड़ों से, मुझे हासिल हुई तालीम मोहब्बत पहाड़ों से, नदी झरनों से मैं हंसना हंसाना सीख कर आया, दुआ में सर उठा रखने का फन सीखा चनारों से, मगर तुझको मनाने की अदा मैं सीख ना पाया। और इसकी 4 लाइनें और है कि परिंदों ने सिखाया मौसीकी की जुस्तजू रखना, परिंदों ने सिखाया मौसीकी की जुस्तजू रखना, किसी के वास्ते जीना वहीं बंदों ने बतलाया, वहीं पगडंडियों से मंजिलों तक पहुंचना सीखा, मगर तुझ तक पहुंचने का मैं राही बन नहीं पाया। बहुत शुक्रिया सर। मगर तुझ तक पहुंचने का मैं राही बन नहीं पाया। ये भी मैं पूरी नज्म नहीं पढ़ूंगा, कुछ है। सपना था कि एक घर हो पहाड़ों में, तो उस वक्त ये गजल के 2 शेर हैं कि एक अपना भी आशियां होगा, उन पहाड़ों के दरमियान होगा। ये उस जमाने की बातें हैं जब मैं दिल्ली की सड़कों पे भटका करता था नौकरी ढूंढने के लिए। जगह जगह जाता था, नौकरी मिल जाती थी, फिर छोड़ के आ जाता था, क्योंकि किसी के अंगूठे के नीचे दब के काम करना मंजूर था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, आज भी नहीं है। बहुत सी नौकरियां मैंने एक बार गिनी बैठ के कि मैंने कितनी छोड़ी, तो वो 31 निकली। कोई सुबह पकड़ी शाम को छोड़ दी, कोई 6 महीने बाद छोड़ दी। सबसे लंबा स्पैन 1.5 साल का बिताया था वो यहाँ शिमला में, पोर्टोजेल में। तो खैर ये शेर था कि एक अपना भी आशियां होगा, उन पहाड़ों के दरमियान होगा, हर घड़ी उसके नाज झेलेगी, हर लम्हा उस पे मेहरबान होगा। शुक्रिया। और ऐसे ही कुछ और भी आता था कि हमको सताएं तेज हवाएं तो किस लिए, क्योंकि सपना हमेशा यह था कि मुझे शिमला जाना है, और शिमला अगर नहीं गया तो किसी भी पहाड़ी जगह पे जाना, मैं शहरों में नहीं रह सकता। कोशिश करी, रानीखेत भी गया, अल्मोड़ा भी चला गया, मुनस्यारी भी चला गया, 4-5 साल वहां भी भटका, होटलों में नौकरी की, मगर फाइनली इन 2000 आई मेड इट बैक टू शिमला, बिकॉज मेरी जन्मभूमि ये थी, तो कर्म भूमि भी यही होनी चाहिए थी, इसको बनाया। तो ये शेर है कि हमको सताएं तेज हवाएं तो किस लिए, हम ना नया चिराग जलाएं तो किस लिए, और ठंडी हवाएं और ये शिमला की वादियां, हम खुद की मानिद अगर जाएं तो किस लिए। तो ये जो नौकरियों की मैं बात कर रहा हूँ, जब छोड़ छाड़ के आ जाया करता था, तो बाद में लोगों से बड़ी मेरी जद्दोजहद पे जिसे कहते हैं कि बहस भी चलती थी, तो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो लोगों को जवाब देने के लिए अपने बॉसेस को कि फासला रखना है तो फिर फासला रखा करें, फासला रखना है तो फिर फासला रखा करें, आप अपने हाथ में एक आईना रखा करें। फासला रखना, अरे पीस के रख देते हैं नौकरी में, तो वो मंजूर था ही नहीं। फासला रखना है तो फिर फासला रखा करें, आप अपने हाथ में एक आईना रखा करें, आपके चारों तरफ की तीरगी मिट जाएगी, इस हथेली पे कोई जलता दिया रखा करें। खैर वो तो नहीं हुआ, और जद्दोजहद चलती रही, शिमला आ गया, शादी हो गई, बेटी आ गई। अब यह था कि जिंदगी को चलाना कैसे है। रोज कुछ
कोई ना कोई चैलेंज आते थे। वाई मी, वाई ऑलवेज मी, हर रोज मैं ही क्यों उल्टा लटका हूं। उसमें एक शेर है कि एक तरफ कुछ फर्ज मेरे, एक तरफ फन का हुनर। शायरी भी करनी थी, लिखना भी था और परिवार भी चलाना था। एक तरफ कुछ फर्ज मेरे, एक तरफ फन का हुनर, जिंदगी तूने मुझे थामा तराजू की तरह। और इसी गजल का वो शेर है जो अभी किसी ने कोट किया था कि एक ने ठुकरा दिया, दूसरे ने अपनाया नहीं, राज मैं जिंदा हूं इस दुनिया में उर्दू की तरह। बहुत शुक्रिया सर। इसी पे एक और था कि हाथ में पत्थर लिए मुझ पर लपकता था हुजूम, हाथ में पत्थर लिए मुझ पर लपकता था हुजूम, था बहुत तन्हा मगर मैं इस कदर तन्हा न था, राम थे सब उस स्वयंवर में और मैं तन्हा कमा धनुष। राम थे सब उस स्वयंवर में और मैं तन्हा कमा, एक भी ऐसा नहीं जिसने मुझे तोड़ा न था, एक भी ऐसा नहीं जिसने मुझे तोड़ा न था। और इसी जद्दोजहद पे एक और शेर था कि मेरी उम्मीद से कुछ बढ़ के संभल जाती है, मेरी उम्मीद से कुछ बढ़ के संभल जाती है, जिंदगी मेरी पनाहों से फिसल जाती है। मेरी उम्मीद से कुछ बढ़ के संभल जाती है, जिंदगी मेरी पनाहों से फिसल जाती है। काम पे जाऊं तो महबूब खफा होता है, और अगर घर पे रहूं जेब दहल जाती है। जेब दहल जाती है। काम पे जाऊं तो महबूब खफा होता है, और अगर घर पे रहूं जेब दहल जाती है। रोज उठता है धुआं घर के किसी कोने से। तकलीफ बहुत होती थी, मेहनत करने के बाद भी जब ना मिले तो तकलीफ होती है। तो ये शेर उस वक्त निकला था कि रोज उठता है धुआं घर के किसी कोने से, रोज तस्वीर मेरे घर की बदल जाती है, और रोज बढ़ती है मेरी ओर एक नई तोहमत, रोज कागज पे नई एक गजल जाती है। जब कुछ पा लिया मेहनत करके, तो ये था कि बाद में सोच पड़ गई कि हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ निभाना है, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ निभाना है, लगे ऐसा भी है मुझको कि जीने का बहाना है। और हजारों रंग है मेरे और मेरी साफ गोई के, हजारों रंग है मेरे और मेरी साफ गोई के, कहीं पे फर्ज है रखना कहीं कर्जा चुकाना है, कहीं पे फर्ज है रखना कहीं कर्जा चुकाना है। इस सत्र का संचालन कथाकार व कवि रोमिता शर्मा ने किया। दूसरा सत्र गजलों और कविताओं का रहा। के.आर. भारती जी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। आदरणीय मंच और सभी प्रतिष्ठित कवि लेखक जो हमारे बीच में आज यहाँ हैं, सबसे पहले तो मैं सुमित वशिष्ठ जी को, पिछली बार जो मैंने बोला था मैं वशिष्ठ वर्ड नहीं यूज करूंगा, पर आज बार बार यूज हुआ, पता नहीं क्या बात है। तो सुमित जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके इस क्या बोले गजल संग्रह या काव्य गजल संग्रह, गजल नज़में भी हैं। इन्होंने मुझे बोला, अभी 2-3 दिन पहले चुनाव चल रहे थे, मैं घर गया था गांव में, तो वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव, कोई चाचा भतीजे के साथ लड़ रहा है, कोई सास बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ बहुत। और जिस दिन बहू जीती तो लोगों ने बड़ी बहू जीत गई, बहू जीत गई। मैं बोले तो कमाल हो गया, एक ही वोट से जीते हो यहाँ। इन्होंने बोला कि मैं मेरी किताब का विमोचन है उस दिन, तो आपने उन्हें, तो फिर चुनाव की सरगर्मियाँ छोड़कर मैं इधर आया। बड़ा अच्छा लगा, सुबह का सारा सेशन जो था वो इन पे डेडिकेटेड रहा, और बड़े अच्छे अच्छे हम बोलने वाले यहाँ बीच में आए, सिरसा जी आए, सेठ जी आए, और दूसरे तमाम लोग, हमारे कुलदीप जी आए, उन्होंने से जज साहब आए हैं। मैं एक्चुअली जज आपको जस्टिस समझ रहा था,
पर मुझे पता लगा कि आप कोई तो कलर्स कोई दूसरा लगाते हैं ना। अच्छी बात है, जितनी श्रेष्ठ हमारी कचहरी का तंत्र है वहाँ ना ही जाओ तो नहीं, जज साहब बोलते थे जुडिशरी के भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं और कविता सुनाते हैं। सुमित जी ने बहुत किताबें लिखी हैं और मेरे ख्याल में 10 किताबों के करीब करीब होगी, और कुछ मैंने पढ़ी भी इंग्लिश में जो इनकी किताबें आई हैं। अभी सिमिलर स्टोरीज का भी मैं ले गया। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का मुझे डाला था, या मैंने खुद पढ़ा था, ही इज नोन एज सिमिलर ग्रेव मैन। तो मैं सोचूं ग्रेव मैन बड़े सीरियस आदमी, तो वैसे भी रहते सीरियस ही, तो मैंने शायद इसलिए ना इनको दे दिया वो ग्रेव मैन। लेकिन वो ग्रेव मैन का मतलब है कि ये जो ब्रिटेन वगैरह से या दूसरे यूरोपियन ऑफिसर्स आते हैं, जिनका पास्ट यहाँ रहा, जिनके दादा पेरेंट्स यहाँ रहे, मकान बनाए, वो आते हैं यहाँ देखने कि हमारे दादाजी का घर कहाँ है, हमारे पिताजी का घर कहाँ है, वो यहाँ दबाए थे। और इनमें एक नई चीज लिखी है कि ऐश स्प्रिंकल करते हैं। मैंने नहीं सुना था ये ब्रिटेन वाले भी ऐश लगाते, क्रीमेट करते होंगे, इसका कमीशन करना शुरू कर दिए। क्रीमेशन करते थे ऐश अपने सिमेट्री पे ये जाके उनके रिसर्च करके, कोई म्युनिसिपल के रिकॉर्ड लेके, कोई चर्च से रिकॉर्ड लेके, जैसे तैसे उनको उनकी रूट्स से जुड़वा, तो बड़ा अच्छा काम है। तो दैट्स व्हाई इज। अब इस संग्रह में भी 88 गजलें हैं और 34 के करीब जैसे बता रहे थे सुबह की नज़में हैं। और ये मेरे को भी बोल रहे थे, अच्छा हुआ कुछ बीच में कुछ फिल्म से आए चीफ गेस्ट, तो मैं छूट गया बीच में बोलने से। तो ये तो गजल पे सुनाना या गजल बोलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिसिप्लिन का काम है। मैं सच बताऊँ, मैं एडीएम था नाहन में, तो कभी स्विल्लो में अध्यक्षता के लिए बुला लेते थे, मुझे तो बहुत शौक था। और एक दिन मैं लोगों से इंस्पायर होकर मैं भी गजल लिखी, और गजल मैंने कहा जाते ही रामदयाल नीरज जी थे, तो आपको नाम की बड़ी हाँ, तो वहाँ गजल में बोले मैं आज कविता नहीं गजल सुनाऊंगा। तो बोले भारती जी सुनाऊंगा नहीं कहूंगा, गजल कहूंगा। मैं फंस गया, मैं बोले पहले ही हाथ में फंस गई। गजल को सुनाते नहीं, गजल कहते हैं। तो मैं बोले चलो गजल कहते हैं। फिर जैसे तैसे मैं छूटा वहां से। इसमें वजन नहीं, मीटर को क्या बोलते हैं वजन, इसको बहर नहीं वजन नहीं। मैं बोले यार वजन अपना नहीं बढ़वाया ये कहाँ से लिखा है। सच बता रहा हूँ, गजल सुनाना कोई आसान काम नहीं कहना। चल एनीवे छूट गया सुबह बोलने से। तो मैं इनकी बहुत इसका लिखा हुआ था। मैं सोच रहा था कि अभी जो कभी बोल के गए उनके बारे में बात करूं। द्योग साहब ना, क्या नाम चले, द्योग जी चले गए। उन्होंने बड़ा समय बांधा इधर, उसमें होगा यादों का अनमोल खजाना देख, अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला खाना देख। बहुत अच्छा। गर्ग जी चले गए, गर्ग जी हैं तब तो भी चले गए। वो जिन्होंने पहले सुनाई अपने अपने सुना के चले गए। ठीक है, ये होता है, दूर वाले बसें नहीं मिलती। हाँ बसें नहीं मिलती ना, आखिर में फिर वो अध्यक्ष ही रह जाता है लगभग। संचालक भी सुनो, मैं बोल चुका हूँ। एक तो मेले में कभी लोग बोलते हैं कि देखो जी हमारे कविता नहीं कराते आप, और सौदेला व्यवहार करते हैं, गाने हो रहे हैं, पहाड़ी नाटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं एडीएम था जी नाहन में, उस की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला एक कविता सुन लगा, फिर मेले में सुनता कोई नहीं है, ये ध्यान रखना बोला। फिर उन्होंने रेणुका मेले में ऐसे जबरदस्ती तो उनको समय दिया कि ताकि ये सारे प्रोग्राम हो जाए। तो मैं 11 बजे प्रोग्राम, तो किसी ने वहाँ विचलित की तरह बोल दिया कि अब एडीएम साहब की अध्यक्षता में कभी सम्मेलन हो 11 बजे। तो जो उन्होंने सोचा एडीएम साहब की अध्यक्षता तो मीटिंग भी हो सकती है, तो वो जो बच्चे वो भी उठ गए। फिर जो स्टेज पे बैठे हुए थे 10-15 लोग ना, वही रह गए थे। ऐसी स्थिति आती है कवियों के साथ। तो स्पीच रतन जी भी चले गए, देखो सुना के। अपने मनमोहन सिंह जी दानिश का क्या नाम था, वो भी चले गए। जितेंद्र प्रवास भी शायद चले गए। अब किसके बारे में बोलना, रजनीश जी चले गए।
ऋषि है जी जी, कितना मुश्किल है रास्ते देख लो। बहुत अच्छा, बहुत बच्चा छोटा है लेकिन बहुत अच्छी इसने गजल सुनाई है। राधा जी ने मैंने प्रेम को चुना, बहुत अच्छी कविता थी। सबसे प्रेम किया उन्होंने, नदी से, पहाड़ से, है ना। मैं सबसे करती हूँ, सीखा भी हूँ। ऐसा लग रहा था संसारिक प्रेम को छोड़कर सभी से प्रेम किया। सबसे, कुत्ते बिल्ली मेरे घर में ढेर रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हम विकास राणा जी ने ढांप लूंगा दरीच आंखों को, वो बैठे हुए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पानी में क्या था जी, पानी में इन्हीं का था शेर, बहुत अच्छा था। नरेंद्र शर्मा जी, परजीवी ऑक्टोपस, कैसे इन्होंने चित्र खींचा है मजदूरों को, मजदूरों के श्रम पर कैसे लोग दूसरे जीते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने चित्र खींचा इसका। रेणुका जी विदेश की धरती पर हिंदी मातृभाषा प्रेम की बड़ी अच्छी बात है उन्होंने कही। भारती कुठियाला जी ने एक औरत कहा कि पति हो चाहे दूसरा हो कोई भाई, अंत में ये रियलाइज करवा देता कि आप औरत हो। एक फंक्शन में मैं भी फंस गया था, उनमें वो एक महिलाओं का दिवस आता, महिला दिवस आता, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और बोला जी आपने, मैं किसी था उस वक्त में, तो वो कहते थे अमिताभ जी को, तो मैं चला गया। उन्होंने जो मर्दों को गालियां निकाली ना, कुछ मैं अकेले फंस गया वहाँ। मैं उनका महिला दिवस का कई बार मैंने उनको बोला, महिला दिवस का मतलब है कि महिलाएं बुलाओ, सारी महिलाएं थी और मैं वो कहती थी। मैं इधर उधर देखो कि कोई शौक लेने वाला कोई है हो नहीं, वो चाह रहे थे कि डीसी सुन ले तो सब तक पहुंच जाएगी। एक ड्राइवर और मेरा गनमैन था, वो मर्द थे लेकिन वो भी इधर उधर देखो, मैं तो और का ये अपना ठीक चित्र खींचा। तो राही जी ने खुरदरे हाथ, स्नेहा जी ने दूर, बहुत दूर घने जंगलों में अपने बहुत अच्छी नज़म पेश की कविता। रोमिता जो मंच का संचालन भी कर रही थी सुबह, अब वृक्ष की जड़ों को और हिमालय से जोड़ के इन्होंने अपनी कविता रखी है। मैं एक जगह करेक्ट करना चाह रहा था, मंडी वो कहाँ गई रोमिता, वो कह रही थी मनी को ढूंढ रही थी मंडी में, मेरे ख्याल में उसको कविता में है कुल्लू में ढूंढ रही तो ठीक था। नहीं मुझे लगा जी तो हमेशा मंच संचालन के साथ साथ अपनी कविता बहुत अच्छी करते हैं। इस बार मैं अचानक ही वहाँ पहुँच गया, किसी चीफ इंजीनियर की शादी थी तो ये वहाँ मिल गया, मुझे कहाँ नजर आ गई, यहाँ भी नजर आ गया। तो बोले मेरे तो घर है इधर, आप कैसे आए इधर, ये मेरे को पूछे, मैं इसको पूछ। बहुत ही अच्छी कविता करता है वैसे ही। इसमें देवेंद्र धर जी ने इनकी की कविता सुनाई, बहुत ही अच्छी। भूखों की रोटी हड़प ली गई है, युद्ध का कारोबार वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं। सभी को मुबारकबाद, पहले सुमित जी को मुबारकबाद, और जिन कवियों ने यहाँ कविता सुनाई, गजलकारों ने गजल कही, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरे सत्र में आत्मरंजन, जितेंद्र परवेज, विद्यानिधि छाबड़ा, KR भारती, सुमित राज, कुलदीप शर्मा, सुश्री स्नेह नेगी, राधा सिंह, भारती कुठियाला, कुलदीप तरुण गर्ग, रोमिता शर्मा, रीतांजलि हस्तीर, रेणुका, जितेंद्र परवाज, कुलदीप शर्मा, रोशन जसवाल, नरेश दियोग, पवन शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय, सतीश अंजुम, मनमोहन सिंह दानिश, विकास राणा, सुमित राज, रजनेश्वर चौहान और अजय विचलित ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अजय विचलित ने दूसरे सत्र का मंच संचालन भी किया।